नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट लेखपाल 2022 के लिए मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट हम आपको हिंदी और सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर बेस्ड करा रहे हैं। तो सेट नंबर 14 चल रहा था। इससे पहले हिंदी के प्रश्न देखे थे, इसी के साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसी के जीके जीएस या करंट अफेयर के प्रश्न देखेंगे लास्ट में, साथ में कुछ मिलाते हुए सारे प्रश्नों को। तो सेट नंबर 14 के प्रश्न चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है कि कावेरी जो नदी है उसकी अगर बात करें तो उसका जो उद्गम का स्रोत है वो आपको बताना है। इनमें से जो है वो क्या है? ब्रह्मगिरी जो है उसकी पहाड़ियां, सह्याद्री पहाड़ियां, ग्वालीगढ़ पहाड़ियां या अमरकंटक पहाड़ी। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। पूरा नदियां मैंने डिटेल में यूपी टेट की जो हमने अलग से क्लासेस कराई थी उसमें बताया भी था कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, वो सारी चीजें। तो बताइए इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो कावेरी नदी की जब बात होती है तो जो इसका उद्गम स्रोत होता है वो होता है आपका ब्रह्मगिरी की जो है वो पहाड़ियां। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका, कावेरी नदी। अब मैंने बताया था कावेरी को ऐसे भी जोड़ सकते हैं, कावेरी यानी कि क्यों वेरी करते हो, मतलब कि क्यों चिंता करते हो जब आपके साथ ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मगिरी ऐसे थोड़ा सा जोड़कर याद रख सकते हैं। और कहां पर स्थित है? तो ये कर्नाटक का कुर्ग जिला है। कर्नाटक का कुर्ग जिला है, उसमें जो है वो आपके स्थित है। ये ऊपर की मात्रा उड़ गई है। कर्नाटक का कौन सा जिला? तो आप कहेंगे कुर्ग जिला जो है उसमें स्थित है। इसकी लंबाई 765 किलोमीटर में जो है वो है। और इस नदी को, कावेरी नदी को, एक और नाम से जाना जाता है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो नाम क्या है? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। बूढ़ी गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, ये गोदावरी और कावेरी, यही दोनों नाम देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि दक्षिण भारत की गंगा की जगह गोदावरी भी नाम देने को मिल जाता है। तो दोनों ही आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, पर दोनों नदियों के नाम ध्यान रखने, कावेरी और आपका गोदावरी। अगला देखते हैं आपका, भारत के इनमें से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता जो है वो रखता है? विजयवाड़ा, चंडीगढ़, शिलोंग या फिर वालपराई। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। वृक्षारोपण की बात करें तो उसमें कौन इनमें से विशिष्टता जो है वो रखता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल डी वाला ऑप्शन, वालपराई जो है यहाँ पर जो है वो सही होगा। वृक्षारोपण में जो है ये विशेषता है। अगला है नवग्राम तेल क्षेत्र ऑयल फील्ड कहाँ है? ये आपका पूछा भी जाता है। बताइए कहाँ पर जो है ये है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कौन सा इनमें से जो है वो आपका सही होगा? नवग्राम तेल क्षेत्र जो है वो कहां पर जो है वो स्थित है? आंसर की बात करते हैं तो इन चारों में से आपका ऑप्शन गुजरात जो है वो बिल्कुल सही होगा। नवग्राम तेल क्षेत्र आपको ऑयल फील्ड कहां पर स्थित है? गुजरात में जो है वो आपका स्थित है। इसके अलावा तेल क्षेत्र से संबंधित बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे डिगबोई आपका बहुत पूछा जाता है। तो डिगबोई आपका कहां पर है? असम में है। इन सभी को तो आपको एकदम रटा होना चाहिए। और आपका कोयली गुजरात में है, यानी गुजरात में यहाँ पर देखने को मिलता है ये वाला भी, नवग्राम वाला भी। और आपका मथुरा जो है, उनकी बात करें यानी यूपी के अंतर्गत, तो मथुरा में आपको देखने को मिलता है। नाम उसका मथुरा तेल शोधा शोधनागार करके है, वो यूपी में मथुरा में ही आता है। अगला देखते हैं आपका, महावेली गंगा एक नदी है, बांग्लादेश की, भारत की, श्रीलंका की, नेपाल की। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। महावेली गंगा जो है वो कहाँ की नदी है? तो इसलिए पूछी गई है, बाहर की है फिर भी पूछी गई क्योंकि वहां की सबसे बड़ी नदियों में से आता है। आंसर की बात करते हैं तो श्रीलंका आपका सही होगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, बड़ी ना कह करके लंबी नदी आप कहेंगे कि कौन सी है सबसे लंबी नदी? तो आपकी महावेली गंगा है। नाम में भी गंगा है, यहाँ की भी एक गंगा नदी है, तो इसलिए पूछा जा सकता है। और अगर लंबाई की बात करते हैं तो 335 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और गिरती कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पर गिरती है? जा करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसे आपका ये पूरा भारत का नक्शा है, तो इधर साइड जो पड़ता है वो अरब सागर पड़ता है और इधर साइड जो पड़ता है वो बंगाल की खाड़ी पड़ता है। अगला देखते हैं आपका, मूंगफली मुख्य फसल किसकी है? जॉर्जिया की, गैम्बिया की, घाना की, ग्वाटेमाला की। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। मूंगफली जो है वो कहाँ की मुख्य फसल है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो गैम्बिया की जो है वो मुख्य फसल है मूंगफली। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है जॉम्बिया जो है उसकी सीमा उभयनिष्ठ जो है वो किससे नहीं है पूछा गया है? नामीबिया के साथ, तंजानिया के साथ, अंगोला के साथ या फिर बोत्सवाना के साथ। तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा।
तो जाम्बिया की जो सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है, आप कहेंगे वो है आपका बोत्सवाना। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखते हैं, बिना बेकार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो है वो कराया। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बताइए कौन सा सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर रुद्रदामन प्रथम, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। और इसके बारे में किस अभिलेख से पता चलता है, ऐसे करके भी एक क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है जूनागढ़ अभिलेख से जो है इसका पता चलता है। जूनागढ़ अभिलेख से क्या पता चलता है कि 170 ईस्वी में लगभग जो है वो जो रुद्रदामन थे, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पर डी वाले में जो है वो दे रखा है, रुद्रदामन प्रथम। जो रुद्रदामन है, इन्होंने गिरनार के निकट से सुदर्शन झील है, इसकी मरम्मत जो है वो बिना बेकार लिए करवाई थी। और ये जो झील है वो बनवाई किसने थी, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो अगर निर्माण की बात आएगी, इस चीज को ध्यान रखिए, अगर बात होगी कि निर्माण किसने करवाया था, तब आपका आंसर क्या होगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके अंतर्गत अगर बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर, इन्होंने आदेश दिया था, इसके आदेश पर इनका एक राज्यपाल था जिसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य, इन्होंने जो है वो इसका निर्माण जो है वो करवाया था। ये डायरेक्ट पुष्यगुप्त भी याद रख सकते हैं। और इसके संदर्भ में ऐसे भी पूछा जाता है कि पहली बार मरम्मत तो शक शासक रुद्रदामन प्रथम जो है इन्होंने कराई थी, पर दूसरी बार मरम्मत किसने कराई, तो स्कंदगुप्त का नाम देखने को मिलता है। अगला है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या जो है वो की संज्ञा दी है। सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डॉन, दूसरा है एन ऑटोबायोग्राफी और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हिंद स्वराज, द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हिंद स्वराज जो है ऑप्शन सी वाला जो है सही होगा। तो इस पुस्तक में जो है महात्मा गांधी जी ने संज्ञा दी है। अगला देखते हैं, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, नरसंहार था, सबसे पहले तो हुआ कब था, तो आप क्या कहेंगे 1919 में हुआ था। इस पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था। जवाहरलाल नेहरू जी को, महात्मा गांधी जी को, सी आर दास जी को, या फिर सी आर दास का मतलब है चितरंजन दास, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म, और चौथा है फजलुल हक को। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करते रहिएगा सभी लोग। जो आप प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसकी लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की है, और टॉपिक वाइज वीडियो हम शाम के 8 बजे सुपर टेट के लिए जो है वो देख रहे हैं। तो कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी जी जो है वो सही होगा। तो किसको जो है रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, महात्मा गांधी जी जो है इनको सौंपा गया था। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की जो अर्थी है वो उठाई थी। शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना ए के आजाद, एम ए अंसारी, कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन शौकत अली जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के पहले संपादक कौन थे। एम के गांधी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई, मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के पहले संपादक जो है वो कौन थे। आंसर की बात करते हैं, तो इंडियन ओपिनियन जो है ये महात्मा गांधी द्वारा 1904 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा 1904 में। पर प्रश्न में संपादक पूछे गए हैं, तो इसके जो संपादक थे, पहले संपादक थे, उनका नाम था मनसुख लाल नजर। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और ये आपका एक क्या था, तो पत्रिका कह लीजिए या समाचार पत्र कह लीजिए। अगला है, दादा भाई नौरोजी के विषय में इनमें से कौन सा एक कथन जो है वो गलत है, असत्य कथन आपको छांटना है। कि वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गोफ्तार का आरंभ किया था। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। तो कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो
इनको यानी दादा भाई नौरोजी जी जो हैं इनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। आंसर यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो इन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी जो है वो की थी। ये वाला जो कथन है ये आपका गलत है, क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा था, गलत कथन छाटिए, असत्य कथन। तो अब आप कहेंगे कि 4 बार अगर इन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी तो एक्चुअल में कितनी बार की थी, तो इन्होंने 3 बार जो है वो अध्यक्षता जो है वो की थी। और वो 3 बार कब कब था, यानी किस किस अधिवेशन में था, तो 1886 वाला था, 1893 वाला था और 1906 वाला था। और अगर स्थान की बात करें तो आपका कलकत्ता, लाहौर और कलकत्ता, इस प्रकार से आपको याद रखना है कि 3 बार अध्यक्षता इन्होंने की थी। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है और यही आपसे पूछा गया था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, वो अधिवेशन कौन सा था? कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, कलकत्ता अधिवेशन 1917 और अमृतसर अधिवेशन 1919। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन अमृतसर अधिवेशन 1919 जो है वो आपका सही होगा। 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, वो भी मैंने आपको बताया। अगला है कांग्रेस के मन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका काफी बार पूछा भी गया है। तो बताइए, बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, इनमें से कोई नहीं, कौन सा इनमें से सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको अवश्य रट के रखिएगा। तो आपका आंसर बी वाला ऑप्शन कलकत्ता अधिवेशन 1906 सही होगा। स्वराज शब्द का सबसे प्यार पहली बार किसने यूज किया था, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई जो नौरोजी थे, इनको मैंने अभी बताया ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया करके भी जाना जाता है, वो भी ध्यान रखिएगा। और इन्होंने ही 1906 में कलकत्ता में जो आयोजित हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, उसमें भाग लिया था। और स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है इन्होंने अब जो अपना भाषण था उसमें जो है वो किया था। इसी अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन, ये सभी प्रस्ताव भी जो है वो पारित किए गए थे। अगला आपका प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ विचार कीजिए। कथन घटना, यहाँ पर घटनाएं दे रखी हैं और बताना है सही क्रम उनका क्या होगा। बाल गंगाधर तिलक का निधन, बीजी तिलक का, एक अधिनियम के रूप में रोलेट विधेयक का पास होना, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। अब आपको करना क्या है, इनको सही क्रम में बताना है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। और नीचे आपका ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो रोलेट एक्ट कब आया था, तो आप जानते हैं 1919 में रोलेट एक्ट भी आया था, एक अधिनियम के रूप में रोलेट एक्ट का जो विधेयक पास हुआ था। तारीख इसकी आपको पता होना चाहिए, तो 17 मार्च 1919 जो है वो इसकी तारीख थी। तो 17 मार्च 1919 अगर आप कहेंगे तो ये आपका जो क्रम चलेगा इसमें सबसे पहले आएगा। तो आपका सबसे पहले अगर 2 रखेंगे तो केवल ए वाले ऑप्शन में ही आपका है और आंसर भी यही आपका सही होगा। तीसरा वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आपका अप्रैल माह में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। तो आप देख रहे हैं कई बार क्या होता है, घटनाएं एक ही साथ जो है वो एक ही ईयर की पूछ ली जाती है। अब 1919 वो भी है ये भी है, तो इसके लिए अब आपको तारीख पता होना चाहिए। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर के जलियांवाला बाग में। जनरल डायर जो थे उन्होंने एक सभा में पहुंचकर जो निहत्थे लोग थे उन पर गोलियां चलवा दी थी, इसमें हजारों लोग मर गए थे। तो वो घटना थी आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड। अच्छा, रोलेट एक्ट क्या होता था, जो दूसरे वाले पॉइंट में हमने पढ़ा है, रोलेट विधेयक जो था ये केंद्रीय विधान परिषद द्वारा पारित हुआ था। इसे काला कानून कहा जाता था। काला कानून कहा क्यों जाता था, क्योंकि बिना किसी आप कहेंगे कि वकील या बिना अपील के, या ऐसे कह सकते हैं कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार मिल गया था किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे वो जेल में बंद कर सकती थी। अब भैया ऐसी स्थिति आ गई थी, तो इसीलिए इसे काला कानून कहा गया, बिना वकील बिना अपील कानून कहा गया, इस तरीके के नाम जो है वो दिए गए थे। तो ये आपका पहले नंबर जलियांवाला बाग, दूसरे नंबर। फिर तीसरे नंबर पे आएगा कांग्रेस जो है उसका अमृतसर अधिवेशन, जो कि आपका फोर्थ नंबर दे रखा है, तो ये आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और बीजी तिलक का जो निधन है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो आपका आंसर ए वाला जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका कि कनिष्क की अगर बात की जाए तो उनके सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि जो है वो क्या है? 78 ईस्वी, 81 ईस्वी, 98 ईस्वी या 121 ईस्वी, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा?
कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि जो है वो क्या है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से आपका ऑप्शन बी वाला यानी 81 ईस्वी जो है ये आपका सही होगा। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की जो तिथि थी वो 81 ईस्वी थी और ये जो प्रतिमा है वो मथुरा से लाकर कनिष्क के अगर राज्य में बात करें कब लाई गई थी तो 78 ईस्वी में जो है वो लाई गई थी। अगला आपका है कि मीटिओरोलॉजिकल नक्शे की वह लाइन जो स्थानों को बराबर की वर्षा के आधार पर जोड़ती है वो लाइन क्या कहलाती है? आइसोक्लिनिक, आइसोबार, आइसोजेनिक, आइसोहाइट, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आइसोहाइट आपका जो है यहाँ पर सही होगा। अगला है सिफोलॉजी क्या है? चुनाव, मतदान आदि का सांख्यिकीय अध्ययन, वर्षा पैटर्न का अध्ययन, जीन विकार का अध्ययन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो अभी आपके हाल ही में सभी चुनाव के दिन चल रहे हैं और आज भी आपको मैंने बताया कि लखनऊ जो है वहां पर मतदान का स्थान है, अलग अलग चरणों में मतदान हो रहे हैं तो आपका ए वाला यहाँ पर सही होगा। चुनाव, मतदान आदि का सांख्यिकी जो अध्ययन होता है वो कहलाता है सिफोलॉजी। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, किसी सरकारी संस्था उद्यम का पहला उद्देश्य होता है जनता की सेवा, लाभ को बढ़ावा, समाज के विकास के लिए एक मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करना या फिर आपका कृषि उत्पाद उपलब्ध कराना। बताइए कौन सा जो है आपका सही होगा? किसकी बात हो रही? किसी सरकारी संस्था उद्यम की बात हो रही है। आंसर की बात करते हैं तो समाज के विकास के लिए एक मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करना, ये आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा। अगला इनमें से कौन सा मुस्लिम शासक अपने पुत्र की कैद में जो है वो रहा? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? ये आपका जीके जीएस का लास्ट प्रश्न होगा और इसके बाद जो हम प्रश्न देखेंगे वो आपके करंट अफेयर बेस्ड होंगे। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन शाहजहां जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब हम बढ़ते हैं करंट अफेयर के प्रश्नों की तरफ। तो सबसे पहला करंट अफेयर का प्रश्न है, ज्यादा प्रश्न नहीं देखेंगे पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम प्रश्नों को देख लें ताकि आप साथ में याद करते हुए चले। तो प्रश्न आपका है कि 6 जनवरी 2022 को भारत के चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा जो किया जाने वाला चुनाव खर्च है उसकी सीमा को बढ़ाने की घोषणा जो है वो की। तो बढ़ी हुई चुनाव खर्च की सीमा के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर कथन पूछा गया है? सही नहीं है, गलत कथन पूछा गया है, इस चीज को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा है बड़े राज्यों में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव खर्च की जो सीमा है उसको 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 95 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार छोटे राज्यों में बात करें तो आपका संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव खर्च की सीमा को 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है और बड़े राज्यों में विधानसभा जो क्षेत्र है उनके लिए चुनाव खर्च की सीमा को 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है और छोटे राज्यों में विधानसभा के लिए चुनाव खर्च की जो सीमा है उसे 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। तो आपको बताना यह है कि इनमें चारों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, गलत कथन आपको छांटना है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका यहाँ पर डी वाला जो है वो गलत कथन है। यहाँ पर 20 लाख रुपए से 30 लाख लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत है। अब कौन कौन से किए गए हैं? 20 से 30 लाख की बात करें तो ये आपका है कि 20 से इसे 28 लाख जो है वो किया गया है जो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था। बाकी सभी को भी एक बार देख लीजिए कि बड़े राज्यों में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव खर्च की जो सीमा है जो 2014 में 70 लाख रुपए हुआ करती थी उसे 95 लाख रुपए कर दिया गया है। छोटे राज्यों में प्रत्येक जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है उनके लिए 54 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है, इसको याद रखिएगा। बड़े राज्यों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवार के लिए संशोधित चुनाव खर्च की जो सीमा है वो बड़े राज्यों में हेतु 28 लाख से 40 लाख कर दिया गया। तो ये आपके संबंधित पूरे आंकड़े हैं। तो करंट अफेयर में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन चुनाव से संबंधित पूछा जा सकता है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं करंट अफेयर से ही संबंधित कि 8 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों की विधानसभा के आम चुनाव 2022 के कार्यक्रम की घोषणा जो है वो की। इससे संबंधित कथन दे रखे हैं, आपको बताना है, विचार करना है कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर हैं कि इन 5 राज्यों में कौन कौन से गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये सभी जो है चुनाव जो है उनमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे,
तीसरा कह रहा है मणिपुर में 2 चरणों में और पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 1 चरण में चुनाव होगा और मतगणना 10 मार्च 2022 को होगी। आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि कौन-कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। केवल पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला, दूसरा, चौथा सही है या फिर सभी सही हैं? बताइए इनमें से कौन-कौन सा सही होगा। इनमें भी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट अलग से जो है वो देख लेंगे और उनको याद जरूर रखिएगा, यहाँ से एक नया क्वेश्चन उठाया जा सकता है। आंसर की बात करते हैं तो सभी आपके कथन यहाँ पर जो है वो सही है। आंसर आपका यहाँ पर उपर्युक्त सभी, डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब पॉइंट की बात कर लेते हैं तो 8 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये राज्यों के नाम एकदम रट लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा इनमें से राज्य है या नहीं है, इस प्रकार से। तो इनकी विधानसभाओं के आम चुनाव 2022 कार्यक्रम की घोषणा जो है वो की। ये विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक कराए जाएंगे। इसके अनुसार अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसमें टोटल 7 चरणों में होंगे। यही आपने थंबनेल पे ऊपर वीडियो के देखा होगा, एक क्वेश्चन लिखा था कि कितने चरणों में जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। मणिपुर में 2 चरणों में, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 1 चरण में चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान कब कब होगा, तो 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी और आज की हमारी जो तारीख है वो है 23 फरवरी और आज चुनाव हो भी रहा है। ये चीज मैंने आपको सुबह मॉर्निंग वाले न्यूज में बताया भी था। 27 फरवरी और आगे 3 मार्च और आगे 7 मार्च, तो आगे भी इस प्रकार से अलग अलग जो है वो जगह पर आपके जो चुनाव है वो होते रहेंगे। आगे मणिपुर की बात करें तो उसमें 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च 2022 को होगा। इसके अलावा पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 1 चरण में मतदान 14 फरवरी 2022 को होगा। मतगणना 10 मार्च 2022 को होगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही आचार संहिता भी इन 5 राज्यों में लागू हो गई है, जिसका पालन अगर आप देखेंगे तो शायद ही कहीं देखते हुए या होते हुए दिख रहा हो। तो ये आपके पूरे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, परंतु उस प्रश्न को देखने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य जो है वो करते रहिएगा। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि भारतीय जो संविधान है उसका निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो भारत में प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसकी अगर बात करें तो उससे जो है वो संबंधित है या उसकी जो है वो सुनिश्चित करता है, निश्चित करता है। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 22। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।